मथुरा में पुलिस के हाथों लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हनीफ गौ तस्कर को धर दबोचा। पुलिस को 7 गौवंश मिले हैं मृत अवस्था में। पुलिस कर रही मामले की जांच। बरेली में जिहादियों का बढ़ता आतंक। नाबालिग बच्ची का जिहादी ने किया अपहरण। पुलिस ने जिहादी जाहिद को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की जांच। गाजीपुर में माफिया पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। शराब माफिया विकास यादव पर पुलिस का एक्शन। आरोपी की 1 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति जब्त। गैर कानूनी कार्य को देता था अंजाम। वीजा और ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस ने 3 नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। 10,000 में फर्जी वीजा पासपोर्ट कराते थे मुहैया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आगे की कार्रवाई जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देवबंद मंच से रामलीला लला को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते हो रहा भव्य मंदिर का निर्माण। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के जिला मथुरा से है, जहां पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, गौ तस्कर कर रहे मुस्लिम हनीफ को पुलिस ने गौ तस्करी के दौरान धर दबोचा है। घटना के दौरान थाना कोसीकला पुलिस सचिव द्वारा मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय गौ तस्कर जिहादी हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कोसी नंदगांव रोड पर 2 गौ तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी की छानबीन के दौरान 7 गोवंश मृत अवस्था में और 11 जिंदा अवस्था में मिले हैं। बता दें कि मुस्लिम आरोपी पर पहले से ही मथुरा, हरियाणा, राजस्थान में गौ तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है। थाना कोसीकला क्षेत्र में कोसी कामर रोड पर एक अभियुक्त के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है। इस अभियुक्त का नाम हनीफ उर्फ हन्नी तथा सनाफ रमजान है। यह गो तस्करी के मामले में लगातार वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से एक क्रेटा कार तथा एक तमंचा, 2 कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर यूपी के जिला बरेली से है, जहां जिहादियों ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया है। बता दें कि आंवला क्षेत्र के मोहल्ला कुरेना ढाल के निवासी धर्मपाल की नाबालिग बच्चे का जिहादी मुस्लिम साहिल ने अपने भाई के साथ मिलकर अपहरण किया। परिजनों ने हिंदू जागरण मंच बरेली के जिला प्रचार प्रमुख सुनील शर्मा की सहायता से इस मामले की खबर स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच में जुट गई थी। जिहादी द्वारा हिंदू नाबालिग किशोरी के किए गए अपहरण के प्रकरण पर एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि जिहादी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नाबालिग को देर रात बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जाहिद के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक आज आंवला में एक नाबालिग लड़की को एक जिहादी ले गया है। लव जिहाद का मामला है। हिंदू जागरण मंच के संज्ञान में आया और उसको लेके हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस प्रशासन इंस्पेक्टर साहब ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कि पूर्ण कार्रवाई की जाएगी, लड़की को बरामद किया। खबर यूपी के जिला गाजीपुर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के शराब माफिया विकास यादव की 2 जमीनें जब्त की गई। आपको बता दें, जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शराब माफिया विकास यादव गाजीपुर समेत अन्य जनपदों में अवैध शराब की सप्लाई करता था। उसके खिलाफ शराब की अवैध सप्लाई के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल विकास यादव मधुबन थाना खानपुर का रहने वाला है। उसने अवैध रूप से धनार्जित कर माता पिता और पत्नी के नाम से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी और वित्तीय गिरोह बनाकर कानून व्यवस्था को दरकिनार कर सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य करता था। देखिए, लगातार माफियाओं के ऊपर 14 की कार्रवाई के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण कराया जा रहा है। आज खानपुर थाना क्षेत्र में विक्की यादव उर्फ विकास यादव इस व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण लगभग 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी का जब्तीकरण यहाँ पे कराया गया है। इसकी 2 लैंड प्रॉपर्टीज़ है, उसका जब्तीकरण आज कराया गया है।
ये व्यक्ति अपने गिरोह के साथ जो भी एक्साइज के इलीगल शराब के मामले में लिप्त न था। गैंगस्टर का मुकदमा इस व्यक्ति के ऊपर पंजीकृत किया गया था। इसी तरीके की कार्रवाई अन्य अपराधियों के ऊपर भी कठोर तरीके। खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस ने फर्जी वीजा, पासपोर्ट और विदेशी ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी नाइजीरियन मूल के हैं। ये लोग वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। ये लोग फ्रॉड सिम के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करते थे, साथ ही विदेशी ड्रग्स दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। ये लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन और अन्य विदेशी नागरिकों को 10 से 12 हजार रुपए में फर्जी वीजा और पासपोर्ट मुहैया कराते थे। इसके बाद वह लोग आसानी से अपने मुल्क वापस चले जाते थे। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग काफी लंबे समय से दिल्ली के विकासपुरी में अपना गिरोह चला रहे थे। इनमें से एक अपराधी ने साइबर फ्रॉड करने की बात भी कबूल की है। वह लोगों से इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों से ठगी करते थे। लगातार नोएडा पुलिस जो अवैध रूप से नागरिक नाइजीरियन नेशनल्स भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी संदर्भ में एक सिम कार्ड केस को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बस्ट किया था, जिसमें फेक सिम कार्ड बरामद हुए थे। उसमें सुराग रसी, पता रसी करी गई और विवेचना करी गई, तो उसमें 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गैंग बना करके अवैध रूप से इंडियन वीज़ा उसको फर्जीवाड़ा करके, पासपोर्ट फर्जी क्रिएट करके जो नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको सप्लाई किया करते थे। इसी को और डेवलप किया गया तो हमारी स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है वो बरामद। खबर यूपी के जिला चंदौली से है, जहां मुगलसराय के दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति और महिला सहित बच्चों को जमकर पीटा है। बता दें कि हरिशंकरपुर गांव में मकान के छज्जे को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद लाठी डंडे से आए बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि घर की महिलाओं से छेड़खानी करने की कोशिश की। वहीं इस घटना के दौरान 2 बच्चियों को भी चोटें आई हैं। गाँव वालों ने घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। वहीं घटना में एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई और इस घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। वो मतलब कि विधायक भाजपा नेता के साथ रहते ही सोचते कि हम लोग का क्या कर लेंगे। हम वो मतलब आया था, बगल में गाली दे रहे थे मेरे पापा मम्मी को, सबको दे थे। मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो मजदूर हैं, मतलब गए थे काम पे। वो आए हम लोग के घर में घुस कर हम लोग के साथ गलत मेरे साथ छलकाने किया, उसी में हम लोग को मारे हैं। इन लोग मतलब दबंग आदमी थे, 20 लोग आए थे, 20-25 लोग। विवाद था सर, यही घर के विवाद में सब लड़ाई झगड़ा किए हैं। वो मतलब कि जात का मतलब हरिजन है, उन्हीं के मतलब कि पर पक्ष लेकर सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। हमको सब बहुत मारे हैं। हमारे घर में हमारे माँ पापा को मारे हैं। हमारे माँ पापा को मार के पापा को जेल पर ले गए हैं। जेल पर ले गए। मेरे मम्मी को मार के रोड पे सुता। खबर मेरठ से है, जहां त्योहारों का सीजन शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो जाता है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा टीम गठित कर मिलावटखोरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि सुदर्शन न्यूज ने पहले भी खबर दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है और मिलावटखोरों के द्वारा त्योहारों में बिके जाने वाली सामग्री को लेकर खाद्य सुरक्षा की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। भारी मात्रा में रसगुल्ले, मिलावटी दूध, मिलावटी लड्डू पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन सख्त हो चुका है। खिलाफ हमारा अभियान लगातार चल रहा है और हमारी 4 टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। अब तक हम 22 नमूने संग्रहित कर चुके हैं और 90 किग्रा मावा हमने सरना तहसील में नष्ट कराया है।
इसके अलावा 2.5 क्विंटल रसगुल्ला भी जसेड़े गांव से हमने उस मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर हमने नष्ट करा दिया है। वो बहुत ही ख़राब दशा में था, इसलिए उसको नष्ट कराना आवश्यक था। हमारी टीम पूरी जनपद में कार्य कर रही है और विशेषतः जहाँ जहाँ निर्माण यूनिट है, जैसे सरतना तहसील हुई, सदर है और मवाना क्षेत्र, जहाँ जहाँ विशेषतः मिठाइयों का निर्माण हो रहे हैं या मावा का निर्माण है या पनीर का निर्माण है, वहाँ हमारा विशेष फोकस है और उस पर हम लगातार कर। खबर यूपी के अतरौली से है, जहां आम आदमी पार्टी की बैठक रामघाट रोड स्थित कार्यालय पर हुई और हरिगढ़ आए मुख्यमंत्री योगी द्वारा 446 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपके जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी ने कहा कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन बाबूजी के क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 446 करोड़ में से अतरौली ब्लॉक की महज 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा है कि अतरौली क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क मार्ग गड्ढे युक्त है। वहीं काशीडाम आवासों का जीर्णोद्धार और आवंटन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत न होना, नगर में जल भराव आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल अभी तक नहीं हुआ। उनमें से यदि हम बराबर भागीदारी करेंगे तो लगभग 100 करोड़ रुपए अतरौली के हिस्से में आने चाहिए थे, जबकि अतरौली का माननीय मंत्री जी हैं, उस हिसाब से वीआईपी सीट मानी जाती है, तो उसको थोड़ा और पिछले काफी लंबे समय से कोई बजट घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता। खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवबंद मंच से रामलला को याद करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाने का काम भगवान ने किसी और को नहीं दिया, मोदी जी और योगी जी को ही दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा के लिए जरोदा जट पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में देश में धर्म और संस्कृति का कालखंड शुरू हुआ है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करा रही है और बद्रीनाथ साथ ही केदारनाथ मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल में रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि ये राम कथा या कोई अन्य कथा, कहीं पर राम कथा होती है, कहीं पर भागवत कथा होती है, कहीं सत्यनारायण कथा होती है, ऐसे अवसर में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। अब आप सुन रहे होंगे, आपको ब्रजेश जी ने बुलाया, इसलिए आप आ गए। ब्रजेश जी को भगवान ने कोई माध्यम बनाया, ब्रजेश जी ने कोई माध्यम बनाया। ऐसे स्थान पर आचार्य शांतनु महाराज भी सहमत होंगे, ऐसे स्थान पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता है। आप तय मानिए कि जितने भी लोग, जितनी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान यहाँ पहुँचे हैं, आप सब पर भगवान राम की अपार कृपा है, इसलिए आप लोग जो है इस कथा सुनने पर। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोनभद्र के मारकुंडी पहाड़ी में बड़ा हादसा होते होते बच गया, वहीं ड्राइवर की सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचा ली। दरअसल काशी डिपो की एक रोडवेज बस 44 सवारी और 2 स्टॉप के साथ वाराणसी से शक्तिनगर के लिए जा रही थी। जर्जर हो चुकी बस जब मारकुंडी पहाड़ी से उतर रही थी, तब अचानक बस का क्लच फेल हो गया। ड्राइवर की सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचाई। पहाड़ी के उस टर्निंग पॉइंट पर लगातार बड़े हादसे होते रहे हैं। बताते चले कि परिवहन विभाग जर्जर बसों को लगातार रोड पर चला रहा है और यात्री पूर्ण किराया दे रहे हैं, फिर भी यात्रा करने को मजबूर हैं। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में इन जद्दर गाड़ियों से यात्रा करना अपने जीवन को जोखिम में डालने के बराबर होता है। और अभी इस समय हम मारकुंडी में हैं, जनपद सोनभद्र के नीचे जो पहाड़ी है मारकुंडी में स्थित है और यहाँ पे एक गाड़ी अभी इसका ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पे खड़ी है। चौधरी जी, अभी आप यात्रा कर रहे हैं, परिवहन विभाग का इतना खस्ता हाल है, क्या कहेंगे आप? यूपी की परिवहन विभाग कितना खस्ता हाल है। शक्तिनगर से बनारस से जितनी बसें हैं, सारी बसें जर्जर है, कहाँ खड़ी हो जाए गारंटी नहीं है। हम चाहेंगे कि जो यूपी डिपो, काशी डिपो की जितनी बसें, चाहे सोनभद्र हो, गोरखपुर, सोनभद्र में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, कायदे की हों, सुरक्षित आए और जाए। भयानक होती है, लेकिन हम घर से यही अगरबत्ती या दुआ करके चलते हैं कि हम गंतव्य तक सही पहुँच जाएँ और घर आ जाएँ।
क्योंकि बसों के भरोसे तो नहीं, अपने कर्म पर लेके चलते हैं आदमी। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बसों को सही करेगा, क्योंकि किराया आदमी भरपूर दे रहा है, तो थोड़ी सी ब्रेक, क्लच या जो भी बसों से रिलेटेड चीजें उनको थोड़ा प्रॉपर वे में करें, जैसे इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचे और सही सलामत घर तक आ जाए। रोडवेज की बहुत ही खस्ता हालत है यूपी की रोडवेज जितनी भी इतनी खस्ता हालत है, कोई भी गाड़ी एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक सुरक्षित नहीं पहुंचती। लगातार पूरे पैसे देने के बावजूद भी, टोल का पैसा एक्स्ट्रा देने के बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है परिवहन विभाग के द्वारा। परिवहन विभाग सोया हुआ है और लगातार ऐसे यात्रियों का जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पे मजबूर है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बिलारी क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर में भव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अब खुले घूम रहे पशुओं को एक रहने का आश्रम मिल जाएगा और किसानों को हो रही परेशानी भी दूर हो जाएगी। भव्य गौशाला में पशुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 400 पशु इस गौशाला में बांधे जा सकते हैं। गौशाला में कुल मिलाकर 4 बिल्डिंग तैयार की गई, जिसमें हर एक बिल्डिंग में 100 पशु बांधे जा सकते हैं और पशुओं की सुविधाओं के लिए बिजली, पानी, पंखे, चारा आदि की सुविधा भी दी गई है। गौशाला में पशुओं के चारे के लिए 2 गोदाम भी बनाए गए हैं। कागजों और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव के लिए एक ऑफिस भी बनाया गया और बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट, ईंट आदि से गौशाला का निर्माण किया गया और हर चारे के लिए गांव में ही ग्राम समाज की भूमि है, जिस पर पशुओं के लिए हरा चारा उगाया जाएगा। पूछते हैं कि क्या असल में इस गौशालाओं में चीज़ें लग रही हैं और क्या क्या काम हो रहे हैं। हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें लगनी है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम सर। राजेश जी, क्या किस चीज़ का निर्माण चल रहा है? गौशाला का। इस गौशाला में कितनी पशुओं के बंधने की व्यवस्था करी जा रही है? 400 पशु बंधेंगे सर। इसमें पशुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है? पंखा वगैरह, पानी टंकी और रहने के लिए हवा, खुला एरिया। अच्छा, चारों के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था करी जा रही है? चारे के लिए नीचे ये जगह पड़ी है, इसमें चारा बोया जाएगा। ताजी चारा। भूसा के लिए वो स्टोर बना दिए गए हैं 2। अच्छा, और जो यहाँ पर पशुओं के अगर नहाने धोने की बात कही जाए कि नहलाने के लिए व्यवस्था में, उसमें क्या क्या किया गया है? जी जी, वहाँ पे अभी 2 बनने को रह गए हॉट टैप के, एक इधर बनना, 2 उधर बनने। अच्छा, तो ये जो है लगभग कितने दिनों में काम पूरा होने की उम्मीद है? हो जाएगा ये सर 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप सुना आपने कि ये जो यहाँ पर बतौर एक मिस्त्री कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन्होंने ही इससे पहले भी और जो जनपद में गौशालाएं बनी है वहाँ पर भी इन्होंने निर्माण कार्य किया है। इनके द्वारा हमें बताया जा रहा है कि जो चीज़ें बन रही हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बन रही हैं और पशुओं के रखरखाव, स्नान, नहान और खान पान से लेकर चारे की व्यवस्था तक की सारी व्यवस्थाएं और जगहें चिन्हित कर ली गई हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी का सपना है कोई भी पशु आवारा रूप से न घूमे। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज। और अवादा फाउंडेशन ने जेएलए विश्वविद्यालय में टीचिंग टू ट्रांसफॉर्मर लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शिक्षकों को 5G अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अवादा फाउंडेशन की ट्रस्टी रितु पटवारी ने फाउंडेशन के कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण, गांवों में विद्युतीकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को सुधारने, सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, वाराणसी के नागेपुर एवं जयपुर गांव में 50 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के साथ ही कोविड काल में लगभग 30,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद अब मथुरा के 5 विद्यालयों को आदर्श एवं श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का वादा फाउंडेशन के डायरेक्टर और पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट के विशेषज्ञ एवं वैश्विक विचारक डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने संबोधित किया। उन्होंने शिक्षण पद्धति में 5G, गीगल, मुस्कुराहट और आनंदमय हंसी, ग्रोथ, ज्ञान वृद्धि, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता यानी कि गॉडनेस, मन की अच्छाई, गिविंग, निस्वार्थ सेवा अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में न्यूरोसाइंस, मॉडर्न रिसर्च, प्राचीन ज्ञान और अनुभवों से आधारित सिद्धांतों का अनुभवात्मक रूप प्रस्तुत किया गया। लगभग 500 छात्रों और 100 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों ने इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम में भाग लेकर अपने सीखने और पढ़ाने के अनुभव को बढ़ाया है। जेएलए विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को अवादा फाउंडेशन के अंतर्गत 2 वर्कशॉप्स किए गए। एक वर्कशॉप था विद्यार्थियों के लिए और एक था टीचर्स के लिए। बच्चों के लिए था बी अ चैंपियन। आप कैसे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए
अच्छी तरीके से कार्य कर। और खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए भामाशाह का सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन भामाशाह के साथ साथ ऐसे निजी विद्यालय के संचालकों को सम्मानित कर दिया गया जिनका विद्यालय विकास में कोई योगदान नहीं। दरअसल सरकार द्वारा जन सहयोग से राजकीय विद्यालयों में संसाधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार को इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। साथ ही लगभग 325 करोड़ रुपए के विकास कार्य भामाशाहों के द्वारा अब तक करवाए गए हैं। ऐसे में सरकार ने भी भामाशाह बनकर सरकारी शिक्षण व्यवस्था को संबल देने वाले लोगों को सम्मानित किया। इसके उलट जिन लोगों को सम्मानित किया गया उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को भामाशाह बताते हुए जमकर प्रचार किया और वाहवाही लूटी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह भी है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भामाशाहों का सम्मान समारोह था, न कि निजी विद्यालयों के संचालकों का। हाँ, ये है कि निजी विद्यालय संचालकों ने जो सहयोग किया है तो उस रूप में उनको प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन न कि वो भामाशाह के रूप में उनका सम्मान किया गया। भामाशाह तो 20 ही थे, उन्हीं का सम्मान किया गया। ऐसे 7 संचालक थे जिनको प्रमाण पत्र देकर के प्रशस्ति पत्र दिया गया। यदि इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हम संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे। सम्मान का उद्देश्य ऐसे भामाशाह जो निस्वार्थ भाव से विद्यालयों को सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक विकास करा रहे हैं, भौतिक विकास करा रहे हैं, शैक्षणिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे भामाशाहों को और प्रोत्साहित करना, ऐसे और भामाशाहों को तैयार करना ताकि भविष्य में भी ये जो परंपरा है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां खरगापुर थाना के ग्राम भिलौनी में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस कंकाल को जब्त कर जांच कर रही है। केवल कंकाल के पास नीले रंग का डेनिम जींस और अंडरवियर बरामद हुआ है। थाना प्रभारी मैना पटेल ने बताया कि 2 माह पूर्व नरकंकाल 2 महीने पूर्व का नरकंकाल बताया जा रहा है। नरकंकाल की शिनाख्त के लिए पुलिस जगह जगह सूचना दे रही है, जिससे उसका पता लगाया जा सके आखिर व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल भिलौनी गांव में सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति का कंकाल रेलवे ट्रैक के पास में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर थाना स्टाफ लेकर पहुंचे, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शरीर का ढांचा एवं उसका सर प्राप्त हुआ है, जिस पर से मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। उस स्थान पर एक मटमैले रंग की टी-शर्ट, एक जीन्स का पैंट नीले रंग का, जिस पर डेनिम लिखा हुआ है एवं अंडरवियर प्राप्त हुआ है। जिस किसी भी गांव में उस व्यक्ति की सूचना गुम इंसान होने की सूचना हो, वो थाना खरगापुर से संपर्क कर सकते हैं। जांच की जा रही है उसके अज्ञात। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां मारवाड़ी बाजार स्थित खान मार्केट और गोला रोड में दीपावली के अवसर पर पटाखों की सेल लगाकर दुकानदारों ने नेमों की धज्जियां उड़ाई है। न तो उनके पास फायर टूल बॉक्स है और खुले में दुकान लगाई गई है। अगर कोई अप्रिय घटना हो तो पूरा शहर जलकर राख हो सकता है और दुकानदार खरीदारों को कच्चा बिल पकड़ा देते हैं, जिससे सरकार को करोड़ों और लाखों रुपए की क्षति अलग होती है और जो बिलिंग होती है उसमें भी जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में दुकानदार होलसेलर अपनी कमाई कर रहे हैं। अभी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी लोगों के ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां पीएम मोदी बाबा केदार का दर्शन कर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का निरीक्षण करेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड में पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। ऐसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड में तेजी से तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान सीएम धामी ने भगवान बद्रीनाथ का जलाभिषेक कर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी बीच सीएम धामी ने 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे को लेकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ भी जाएंगे। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पहले पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी ने कहा कि धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 रखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शासन को उनके आगमन का कार्यक्रम मिल गया है। उसी हिसाब से सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी। साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर रहा है। चारों तरफ पीएम के दौरे को लेकर हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम आगमन के लिए प्रशासन चौकन्ना हो गया है। उनके आगमन की तैयारियों में जुट गया है। मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही 9 बजे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे शिलान्यास करने के बाद शंकराचार्य समाधि दर्शन करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और मजदूरों से बातचीत करेंगे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। आपको जो आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।